हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूँ सुनीता कंवर एंड आज के वीडियो के अंदर हम लोग जो हमारा 7th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है फार्मेसी प्रैक्टिस, इसकी जो 3rd यूनिट है उसे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इससे पहले बाकी 1st एंड 2nd यूनिट जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारे पास 3rd यूनिट के अंदर टोटल 5 टॉपिक्स है, जिसमें से फर्स्ट वाला टॉपिक जो है फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमिटी, इसे हम आज की वीडियो के अंदर डिटेल के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले हम लोग को इसका ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है, देन फंक्शंस पढ़ना है, देन policies of the pharmacy and therapeutic committee in including drugs into formulary, inpatient and outpatient prescription, ऑटोमेटिक स्टॉप ऑर्डर एंड एमरजेंसी ड्रग लिस्ट प्रिपरेशन। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स जो हम लोग को फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमिटी वाले टॉपिक के अंदर डिस्कस करने हैं। तो अगर आप इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से समझना चाहते हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा एंड इस वीडियो के अंदर हम लोग ये सारे के सारे टॉपिक्स को अच्छे से डिटेल के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़ हमारे पास ये आती है कि फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी होती क्या है। तो ये सिंपली एक ऐसी कमेटी होती है, कमेटी मतलब कुछ लोगों का एक ग्रुप होता है, ठीक है, जो कि मिलकर के क्या करते हैं कि मेनली ड्रग से रिलेटेड जो भी बातें होती है ना, उसके लिए हॉस्पिटल के कंप्लीट स्टाफ को गाइड करते हैं, उसके लिए पॉलिसीज़ बनाते हैं एंड उन्हें रिकमेंड करते हैं। ठीक है, तो सिंपली PTC मतलब Pharmacy and Therapeutic Committee is a policy framing and recommending body to the medical staff and the administration of hospitals on matters related to therapeutic use of drugs। तो Pharmacy and Therapeutic Committee जो है एक पॉलिसी फ्रेमिंग मतलब पॉलिसीज़ बनाती है एंड एक रिकमेंडिंग बॉडी होती है जो क्या करती है, रिकमेंड करती है मेडिकल स्टाफ को एंड जो एडमिनिस्ट्रेशन है हॉस्पिटल का उन्हें ये रिकमेंड करती है जितने भी मैटर्स होते हैं ड्रग से रिलेटेड एंड उसके यूज़ से रिलेटेड। ठीक है, तो यही हमारी सिंपली फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी होती है। इसका नाम हम लोगों ने पिछले यूनिट्स के अंदर भी सुना था, बट ये वाला तो कंप्लीट टॉपिक ही इसके ऊपर है, तो यहाँ पर हम इसको अच्छे से डिटेल के अंदर समझ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट हमारे पास में आते हैं कि फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी जो है इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव इनका रहता है ये एडवाइजरी होते हैं, मतलब ये क्या करते हैं मेडिकल स्टाफ या फिर हॉस्पिटल के अंदर कंप्लीट जितने भी लोग हैं उनको दवाइयों को किस तरीके से यूज़ करना है एंड किस दवाई को हम लोग यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर हमारे लिए रहेगा, ये सब चीज़ों के लिए उन्हें एडवाइस करती है। नेक्स्ट आता है एजुकेशनल, तो जितनी भी दवाइयाँ होती हैं उनसे रिलेटेड प्रॉपर नॉलेज जो है वो फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी हॉस्पिटल में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनको प्रॉपर नॉलेज जो है वो प्रोवाइड करवाती है, टाइम टू टाइम ट्रेनिंग वगैरह करवाते हैं, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती है। थर्ड आता है ड्रग सेफ्टी एंड एडवर्स ड्रग मॉनिटरिंग, तो ड्रग की सेफ्टी को इंश्योर करते हैं एंड जो ड्रग होती है उसकी एडवर्स ड्रग मॉनिटरिंग करते हैं, मतलब ड्रग के किसी भी तरह के अगर एडवर्स इफेक्ट आ रहे हैं तो उस चीज़ को मॉनिटर करते हैं, उसके लिए जो भी एक्शन सुटेबल होता है वो एक्शन जो है ये सिंपली लेते हैं। ठीक है, अब सबसे पहला टॉपिक जो हमारे पास सिलेबस के अंदर है वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ PTC, मतलब फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी जो है इसका कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, मतलब इसके अंदर कौन कौन से लोग जो हैं वो रहते हैं। ठीक है, तो जनरली फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी जो है इसके अंदर कम से कम क्या क्या मेंबर्स होने चाहिए। पहले तो कम से कम 3 फिजिशियंस इसके अंदर होने चाहिए। ठीक है, एक फार्मासिस्ट होना चाहिए, एक नर्स रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए एंड एक हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर होने चाहिए। ठीक है, अब जो कंप्लीट फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी है उनके चेयरमैन जो है वो ये 3 फिजिशियंस में से एक जो है वो चेयरमैन होते हैं एंड फार्मासिस्ट जो है वो सेक्रेटरी की तरह यहाँ पर काम करते हैं। ठीक है, अब जो फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी है इनकी एक साल के अंदर कम से कम 6 बार मीटिंग्स जो है वो होनी चाहिए, या फिर जब भी ज़रूरत पड़े कुछ एमरजेंसी सिचुएशन के अंदर किसी भी तरीके से, तो तब भी मीटिंग जो है ये कर सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले क्या होता है कि जो फार्मासिस्ट हैं जो कि सेक्रेटरी की तरह काम कर रहे हैं उन्हें एक प्रॉपर एजेंडा प्रिपेयर करना होगा मीटिंग के लिए एंड सभी कमेटी मेंबर्स को वो एजेंडा पहुंचाना होगा मीटिंग जो है वो होने के पहले। ठीक है, अब जितने भी रिकमेंडेशंस जो हैं फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी जितने भी रिकमेंडेशंस देती है दवाई से रिलेटेड, दवाई के यूज़ से रिलेटेड, वो सभी मेडिकल स्टाफ जो हैं उनके सामने पहले प्रेजेंट करे जाते हैं, उनके साथ डिस्कस करे जाते हैं, उसके बाद में जो है फाइनली इम्प्लीमेंट करे जाते हैं। अब जो फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी का ऑर्गेनाइजेशन है उसे एक फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग हम लोग को एग्जाम के अंदर बना के आना होता है, तो वो चीज़ हम लोग यहाँ पर सिंपली डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, बाकी जो फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी है उसका जो कंप्लीट कंपोजिशन होता है और उसका जो ऑपरेशन करने का तरीका होता है वो हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल थोड़ा बहुत वेरी करता है कि हॉस्पिटल का साइज़ क्या है, उसकी लोकेशन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे मेडिकल स्टाफ हो गए, ठीक है, मेडिकल स्टाफ के अंदर क्या आता है फिजिशियन एंड वन ऑफ द फिजिशियंस जो है वो वहाँ के चेयरमैन होते हैं। ठीक है, देन आ गए हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर जो है फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी के डायरेक्टर होते हैं। देन आ गए फार्मासिस्ट जो कि फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी के क्या होते हैं,
सेक्रेटरी होते हैं, ठीक है। तो ये तीनों मिलकर के जो है फार्मेसी एंड थेरेपैटिक कमेटी बनाते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर एक PTC जो है वो इन लोगों से मिलकर के बनती है। अब इसके बाद में इस कमेटी के अंदर कुछ सब कमेटी होती हैं जो अलग अलग ब्रांचेज जो हैं ड्रग्स की, अलग अलग जो क्लासेस हैं ड्रग्स की, उन्हें हैंडल करते हैं, ठीक है। तो मेन हमारी कमेटी होगी फार्मेसी एंड थेरेपैटिक कमेटी, जो इन लोगों से मिलकर के बनती है। उसके बाद में यहाँ पर कुछ सब कमेटी जो है वो बनी होती है अलग अलग क्लासेस ऑफ ड्रग्स को हैंडल करने के लिए। जैसे फर्स्ट सब कमेटी हमारे पास आ गई नियोप्लास्टिक ड्रग्स के लिए, मतलब जो कैंसर के ड्रग्स होती है उसके लिए। देन आ गई एंटी इन्फेक्टिव ड्रग्स के लिए, मतलब जो भी इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए ड्रग्स यूज़ होती है उनके लिए, ठीक है। देन एक सब कमेटी हमारे पास आ गई कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स, डायूरेटिक्स के लिए, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के लिए, हाइपोटेंसिव ड्रग्स के लिए, वेसोडाइलेटर्स के लिए, स्पाज्मोलाइटिक्स के लिए, एंटीकोएगुलेंट्स के लिए, ठीक है। देन हमारे पास में एक सब कमेटी आ गई गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स के लिए, लग्जेटिव्स के लिए, ऑटोनॉमिक ड्रग्स के लिए। देन एक सब कमेटी आ गई जो कि CNS एजेंट्स, एनाल्जेसिक्स एंड एंटीपैरेटिक्स, एंटी कन्वर्जेंट, सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स, रेस्पिरेटरी एंड सेरेब्रल स्टिमुलेंट्स, इन सारी ड्रग्स से डील करती है। देन हमारे पास में एक सब कमेटी आ गई जो कि एंडोक्राइनोलॉजी एजेंट्स के साथ में डील करती है, एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स के साथ में डील करती है, हार्मोन्स के साथ में डील करती है, थायराइड प्रिपरेशंस जो भी होती है उनके साथ में डील करती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे पास में कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन हो गया फार्मेसी एंड थेरेपैटिक कमेटी का। अब नेक्स्ट हमारे पास में आते हैं फंक्शंस ऑफ PTC। तो फार्मेसी एंड थेरेपैटिक कमेटी जो इनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, इनके काम क्या क्या होते हैं, ठीक है। सबसे पहला तो ये एडवाइजरी काउंसिल की तरह काम करते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, जो भी मेडिकल स्टाफ हो गया, जो हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, उन सबको एडवाइस करती है कि किस तरीके से वो बेटर ड्रग्स का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में फॉर्मुलरी जो है ड्रग्स की उसे डेवलप करते हैं, उसे प्रिपेयर करते हैं, एंड प्रिस्क्रिप्शंस जो हैं जो भी हॉस्पिटल के अंदर यूज़ होता है उन्हें ये प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये रिटन पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स को सजेस्ट करते हैं कि किस तरीके से हम ड्रग्स को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, किस तरीके से हम उसे स्टोर करेंगे, किस तरीके से उसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, एंड किस तरीके से हम ड्रग को बेटर तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में कुछ पॉलिसीज़ डेवलप करते हैं जिससे कि ड्रग सेफ्टी जो है वो मेंटेन रह सके। उसके बाद में ये कुछ सुटेबल एजुकेशनल स्कीम्स जो हैं वो एस्टेब्लिश करते हैं हॉस्पिटल के स्टाफ के लिए कि किस तरीके से वो बेटर ड्रग को यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में उन्हें नॉलेज दी जाती है, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है कि ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो भी होती हैं उन्हें स्टडी करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग से रिलेटेड। उसके बाद में कुछ रिकमेंडेशंस देते हैं कि किस तरीके से ड्रग्स जो हैं उन्हें वार्ड के अंदर स्टॉक करके रखना चाहिए, और किस तरीके से इमरजेंसी जो होती है वहाँ पर ड्रग्स को स्टॉक करना चाहिए। उसके बाद में क्या करते हैं, फार्मेसी को एडवाइस करते हैं कि किस तरीके से वो इफेक्टिवली ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं इस चीज़ के अंदर, ठीक है। तो ये कंप्लीट हमारे फंक्शंस हो गए फार्मेसी एंड थेरेपैटिक कमेटी के। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आएगा वो आएगा रोल ऑफ फार्मेसी एंड थेरेपैटिक कमेटी इन इंक्लूडिंग ड्रग्स इनटू फॉर्मुलरी। तो फॉर्मुलरी के अंदर ड्रग्स को ऐड करने के अंदर क्या रोल रहता है फार्मेसी एंड थेरेपैटिक कमेटी का, वो चीज़ हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो रूल या फिर पॉलिसीज़ दोनों में से कोई भी चीज़ हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि फार्मेसी एंड थेरेपैटिक कमेटी ने क्या पॉलिसीज़ बनाई हुई हैं ड्रग्स को फॉर्मुलरी के अंदर इंक्लूड करने के लिए, या फिर उनका क्या रोल रहता है जब हमें ड्रग्स को फॉर्मुलरी के अंदर ऐड करना होता है। तो मेनली पहली चीज़ तो ये आती है कि जो फॉर्मुलरी बनाई जाती है किसी भी हॉस्पिटल के अंदर, वो फार्मेसी एंड थेरेपैटिक कमेटी जो है उन्हीं के द्वारा प्रिपेयर करी जाती है, ठीक है। अब ये भी कमेटी का ही काम होता है कि फॉर्मुलरी को टाइम टू टाइम रिवाइज करें और उसे मेंटेन करके रखें, जिससे कि हम ड्रग्स को बेटर तरीके से यूज़ कर सकें, कि मतलब ऐसी ड्रग जो ज़्यादा सेफ़ है, ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, ऐसी ड्रग्स को हम लोग यूज़ करें, ठीक है। साथ साथ कमेटी जो है ये चीज़ भी अच्छे से इवेल्युएट करती है, इस चीज़ को अच्छे से टेस्ट करती है, एंड देन सेलेक्ट करती है ऐसी दवाइयाँ जिन्हें टाइम टू टाइम फॉर्मुलरी के अंदर ऐड करा जाना चाहिए एंड डिलीट करा जाना चाहिए। अब जैसे किसी भी ड्रग के लिए हमारे पास में रिक्वेस्ट आई कि ये वाली ड्रग है, ठीक है, तो उस ड्रग के रिगार्डिंग जो कमेटी है वो ये फॉलोइंग डिसीजंस बना सकती है। पहला तो है कि वो उस ड्रग को अप्रूव कर सकती है। अब अप्रूव भी जैसे कुछ रेस्ट्रिक्शंस वो लगा सकते हैं, कुछ सिचुएशंस लगा सकते हैं कि आप इस सिचुएशन के अंदर ही इस ड्रग को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तो हो सकता है अप्रूवल, एक हो सकता है डिनाइल, मतलब कैंसिल कर दिया कि ये ड्रग नहीं ऐड होगी। तीसरा आता है डेफरल। डेफरल का मतलब ये है कि कुछ इन्फॉर्मेशन जो है उस ड्रग से रिलेटेड हमारे पास नहीं पहुंची है, जब तक कि इन्फॉर्मेशन नहीं आ जाती तब तक इस ड्रग को हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब जो फार्मेसी एंड थेरेपैटिक कमेटी है इनके द्वारा कुछ पॉलिसीज़ बनाई गई हैं जिसकी मदद से किसी भी ड्रग को हॉस्पिटल फॉर्मुलरी के अंदर ऐड करा जाता है या फिर डिलीट करा जाता है। पहले हम लोग एडिशन ऑफ ड्रग से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो पढ़ लेते हैं। तो
हम कौन कौन सी दवाइयों को हमारे पास जो फॉर्मूलरी है उसके अंदर ऐड नहीं करते हैं। तो ऐसी दवाइयाँ जिनका फॉर्मूला हम लोग को नहीं पता या फिर जिनका कंपोजिशन क्या है वो हम लोग को नहीं पता, तो उन दवाइयों को हम हॉस्पिटल फॉर्मूलरी के अंदर ऐड नहीं कर सकते। देन ऐसी कोई दवाई जो कि कॉम्बिनेशन है 2 या 2 से ज़्यादा एजेंट्स का, उन्हें हम लोग नहीं कंसिडर करते हैं फॉर्मूलरी के अंदर ऐड करने के लिए। बट अगर क्या होता है कि एक ऐसी दवाई है, ठीक है, जिसके एडवांटेजेस या फिर हम ये कहें कि फ़ायदे थोड़े ज़्यादा हैं एंड डिसएडवांटेजेस कोई भी नहीं है, तो ऐसी दवाइयों को हम कहीं ना कहीं ऐड करने के लिए कंसिडर कर सकते हैं। अब कोई भी दवाई जो है उसे फॉर्मूलरी के अंदर तभी ऐड करा जाता है जब वो हमारे पास कुछ ऐसी कंडीशंस होती है जिसे वो फुलफ़िल करती है, ठीक है। पहला ये आता है कि ये मतलब जैसे हम लोग को सर दर्द ठीक करना है, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ यही एक दवाई है जिससे सर दर्द ठीक होता है, तो हम उस दवाई को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा ये है कि ये दवाई जो है, पहले से जो दवाई हम लोगों के पास उस काम के लिए अवेलेबल है उससे ज़्यादा सुपीरियर इसका एक्शन है, ठीक है। या फिर इसकी जो एफिकेसी एंड सेफ्टी है वो जिस प्रोडक्ट को हम ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं उसके जैसी है, ठीक है। या फिर ये वाली दवाई जो अभी हम कंसिडर कर रहे हैं वो ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है देन जो दवाई पहले से उसके अंदर मेंशन है, ठीक है। तो ये हमारे पास में कुछ रूल्स थे एडिशन ऑफ ड्रग के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिलीशन ऑफ ड्रग, मतलब किसी भी दवाई को हम लोग फॉर्मूलरी से डिलीट जो है वो कब करते हैं। तो जैसे हम किसी नई दवाई को ऐड करें तो उसके साथ साथ जो उसकी जैसी दूसरी दवाई है उसे हम लोग को वहाँ से डिलीट भी करना होता है, जिससे कि क्या है कि सारी चीज़ें जो है वो उसके अंदर बैलेंस रह सके, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि फार्मेसी एंड थेरेपैटिक कमेटी जो है उन्हें अपने स्टॉक जो है या फिर जो अलग अलग ड्रग्स अवेलेबल है उनके पास में उन्हें टाइम टू टाइम रिव्यू करना है कि कहीं हमारे पास कोई डुप्लीकेट ड्रग्स तो प्रेजेंट नहीं है। अगर ऐसा है तो उन्हें हम डिलीट कर देंगे वहाँ से, या फिर हमारे पास कोई कम प्राइस वाली बट ज़्यादा इफेक्टिव ड्रग या फिर इक्वली इफेक्टिव ड्रग अवेलेबल है तो तब भी हम लोग पहले वाली ड्रग जो है उसे वहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास में आता है कि कोई भी ड्रग है वो कमेटी के द्वारा इवैल्यूएट हो गई एंड अप्रूव हो गई, ठीक है। तो उसे यहाँ पर जो कैटेगरीज यहाँ पर दी गई हैं 4 कैटेगरीज, इनमें से किसी कैटेगरी के अंदर उस ड्रग को रखा जाता है, ठीक है। पहला आता है फॉर्मुलरी ड्रग। तो फॉर्मुलरी ड्रग जो है वो ऐसी ड्रग होगी जो कि FDA के द्वारा अप्रूव्ड है, ठीक है, एंड वो पेशेंट का ध्यान रखने में हेल्प करती है, ठीक है, एंड उसका यूज़ जो है वो भी बताया गया है प्रॉपरली, ठीक है। अब एक बार किसी भी ड्रग को हम फॉर्मुलरी ड्रग के रूप में एक्सेप्ट कर लेते हैं तो जितने भी मेंबर्स हैं हॉस्पिटल के अंदर वो उसे कभी भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। नाउ सेकेंड जो कैटेगरी आती है वो आती है ड्रग्स अप्रूव्ड ऑन अ कंडीशनल ट्रायल पीरियड। तो इसके अंदर क्या होता है, कोई ऐसी दवाई जो कि FDA के द्वारा तो अप्रूव हो गई है बट कमेटी जो है वो उनका ये मानना है कि वो 6 to 12 मंथ्स तक उस दवाई को अच्छे से स्टडी करेंगे, इवेल्युएट करेंगे एंड उसके बाद में अपना फाइनल डिसीजन जो है वो लेंगे। अब ये जो 6 to 12 मंथ का पीरियड है उस टाइम पर सभी जो हॉस्पिटल के लोग हैं वो उन दवाइयों को प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट कैटेगरी आती है स्पेशलाइज्ड फॉर्मुलरी ड्रग। तो इसके अंदर ऐसी ड्रग्स आती हैं जो कि FDA के द्वारा तो अप्रूव हो गई है बट इन्हें सिर्फ और सिर्फ स्पेशलाइज्ड पेशेंट केयर के अंदर ही यूज़ करा जाता है। नाउ लास्ट जो कैटेगरी आती है वो आती है इन्वेस्टिगेशनल ड्रग्स। तो ये ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि FDA के द्वारा अप्रूव्ड हैं बट फिर ये कुछ स्पेसिफिक यूज़ के लिए ही अप्रूव्ड है, इन्हें जनरली हर काम के लिए यूज़ नहीं करा जाता, ये कमर्शियली अवेलेबल नहीं होती। कुछ पर्टिकुलर लोग जो है इसे कुछ मतलब क्या रिसर्च वगैरह के लिए ही यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये कंप्लीट पॉलिसीज़ थी फार्मेसी एंड थेरेपैटिक कमेटी की, या फिर रोल था उनका कि किस तरीके से वो ड्रग्स को फॉर्मुलरी के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है पॉलिसीज़ ऑफ PTC इन पेशेंट एंड आउट पेशेंट प्रिस्क्रिप्शन। तो फार्मेसी एंड थेरेपैटिक कमेटी के द्वारा कुछ पॉलिसीज़ या फिर कुछ ऐसे रूल्स बनाए जाते हैं जो कि इन पेशेंट प्रिस्क्रिप्शन के टाइम एंड आउट पेशेंट प्रिस्क्रिप्शन के टाइम फॉलो करे जाते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग इन पेशेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम लोग को पता है कि इन पेशेंट क्या होता है, ऐसे पेशेंट जो कि हॉस्पिटल के अंदर एडमिटेड रहते हैं, ठीक है। तो अब इन पेशेंट प्रिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे पास में रूटीन ड्रग ऑर्डर्स आते हैं, ठीक है, IV ऑर्डर्स आते हैं, देन आता है TPN मतलब टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, उसके बाद में आता है सेल्फ मेडिकेशन, उसके बाद आता है मेडिकेशन ब्रॉट टू हॉस्पिटल बाय पेशेंट्स एंड देन आता है डिस्चार्ज प्रिस्क्रिप्शंस। तो इन पेशेंट प्रिस्क्रिप्शन के अंदर रूटीन ड्रग ऑर्डर्स आते हैं। तो रूटीन ड्रग ऑर्डर्स मतलब जो डेली में जो प्रिस्क्रिप्शन बनाए जाते हैं उन्हें हम लोग रूटीन ड्रग ऑर्डर्स कहते हैं। तो जब एक फिजिशियन जो है वो एक मेडिकेशन ऑर्डर बना देते हैं, ठीक है, एक इन पेशेंट ऑर्डर फॉर्म के ऊपर, तो वो एक लीगल प्रिस्क्रिप्शन कहलाता है, ठीक है।
अब इस मेडिकेशन ऑर्डर के इस प्रिस्क्रिप्शन की एक कॉपी जो है वो फार्मेसी के पास में भेजी जाती है। एंड ये जो प्रिस्क्रिप्शन होता है रूटीन ड्रग ऑर्डर का प्रिस्क्रिप्शन, इसके अंदर मेनली क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमारे पास में रहनी चाहिए। सबसे पहले पेशेंट का एड्रेस, देन नर्सिंग यूनिट का नाम, देन जो भी दवाइयाँ दी गई हैं उनका नाम एंड उनकी स्ट्रेंथ, ठीक है। देन उसके बाद में ड्रग को एडमिनिस्टर करने की जो फ्रीक्वेंसी है उसके प्रॉपर डायरेक्शंस उसके ऊपर लिखे होते हैं। देन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लिखा हुआ है। देन प्रिस्क्राइबिंग फिजिशियन जो है उनके सिग्नेचर होने चाहिए। एंड डेट जिस टाइम पर प्रिस्क्रिप्शन लिखा गया एंड टाइम जिस टाइम पर प्रिस्क्रिप्शन लिखा गया वो प्रॉपर वहाँ पर रहना चाहिए, ठीक है। तो ये कंप्लीट होते हैं रूटीन ड्रग ऑर्डर्स के जो हमारे पास में रूल्स रहते हैं, ठीक है। दूसरा आता है आईवी ऑर्डर। आईवी ऑर्डर क्या होता है? इंट्रावीनस ऑर्डर्स। तो इंट्रावीनस मेडिकेशन के लिए जो ऑर्डर प्रिस्क्रिप्शन बनाए जाते हैं वो सेम हमारे रूटीन ड्रग ऑर्डर की तरह ही होते हैं, बट इसके अंदर कुछ स्पेशल एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है वो ऐड करनी होती है। सबसे पहला तो ये कि एग्जैक्ट कितनी क्वांटिटी जो है ड्रग की वो उसके अंदर ऐड करनी है। उसके बाद में एग्जैक्ट वॉल्यूम क्या होगा एंड नेम क्या होगा इन्फ्यूजेट सोल्यूशन का। देन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो किस तरीके से करी जाएगी, उसकी स्पेसिफिक डायरेक्शंस होनी चाहिए कि उसे आईवी ड्रिप के रूप में दिया जाएगा, आईवी बोलस के रूप में दिया जाएगा या फिर आईवी पुश के रूप में दिया जाएगा, ठीक है। देन स्पेसिफिक टाइम क्या रहेगा जिस टाइम इन्फ्यूजेट सोल्यूशन को हैंग करना है एंड ड्रिप की रेट क्या रहेगी। उसके बाद में स्पेसिफिक डायरेक्शंस होनी चाहिए आईवी मेडिकेशन को कब कंटिन्यू करना है एंड कब डिसकंटिन्यू करना है, ठीक है। इस तरीके से ये हमारे कुछ रूल्स हो गए आईवी ऑर्डर्स के लिए। उसके बाद में आता है टीपीएन, टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन जो है इसके बारे में भी होता है प्रिस्क्रिप्शन। हमारे पास सेल्फ मेडिकेशन भी होता है। देन पेशेंट के द्वारा जो दवाइयाँ हॉस्पिटल के अंदर लाई गई हैं वो चीज़ इसके अंदर आ जाती है। डिस्चार्ज के टाइम जो प्रिस्क्रिप्शन बनाया जाता है वो इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। अब कभी भी अगर दवाई के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर या फिर डोज के अंदर किसी भी तरह का कोई भी चेंज करा जाता है तो वो वाला जो प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर है, जो नया मेडिकेशन ऑर्डर या प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर, वो हमेशा फिजिशियन के द्वारा ही लिखा जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा इन पेशेंट वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि आउट पेशेंट प्रिस्क्रिप्शन के अंदर हम लोग को क्या क्या पॉइंट्स जो हैं वो ध्यान रखने होते हैं। तो आउट पेशेंट प्रिस्क्रिप्शन के अंदर क्या होता है, जैसे किसी को भी अगर दवाई दी जा रही है तो उसके लिए एक प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन जो है वो हमेशा लिखना होगा। एंड वो जो प्रिस्क्रिप्शन है वो हॉस्पिटल प्रिस्क्रिप्शन फॉर्म के ऊपर ही हम लोग हमेशा लिखे, इस चीज़ का हम लोग को ध्यान रखना है। सारे के सारे रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए हम लोग को प्रिस्क्रिप्शन जो है वो लिखना होता है, ठीक है। आउट पेशेंट का मतलब सिंपली यही होता है कि कोई आया, उन्होंने अपने जो भी उनको दिक्कत है वो डॉक्टर को बताई एंड देन डॉक्टर ने दवाई लिखी एंड वो दवाई लेकर के वहाँ से चले गए, ठीक है। तो उनका जो प्रिस्क्रिप्शन है वो हमेशा हॉस्पिटल प्रिस्क्रिप्शन फॉर्म्स के ऊपर ही लिखा होना चाहिए, ठीक है। अब जो प्रिस्क्रिप्शन है उसके ऊपर क्या क्या इन्फॉर्मेशन जो है वो होनी ज़रूरी है। तो सबसे पहला पेशेंट का एड्रेस उसके अंदर होना ज़रूरी है। देन डेट किस दिन वो प्रिस्क्रिप्शन लिखा गया है। देन जो भी दवाई दी गई है उसका नाम एंड उसकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। देन कितनी क्वांटिटी दवाई की देनी है पेशेंट को वो चीज़ उसके ऊपर लिखी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में पेशेंट को किस तरीके से वो दवाई लेनी है उसके लिए स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन रहना चाहिए। देन पेशेंट को दोबारा कब दवाई लेने आना है उसके बारे में भी प्रॉपर वहाँ पर लिखा होना चाहिए। देन फिजिशियन का सिग्नेचर होना चाहिए, उनका नाम जो है वो वहाँ पर प्रिंटेड होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे कंट्रोल ड्रग्स जो हैं उनके प्रिस्क्रिप्शन के लिए कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट्स हमारे पास में होती हैं कि जितने भी कंट्रोल ड्रग्स होती हैं उनके प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर फिजिशियन का नंबर होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे कंट्रोल ड्रग्स के अंदर नार्कोटिक्स है, ठीक है। नार्कोटिक्स जो है ये सिर्फ और सिर्फ 30 डेज़ के लिए ही रेगुलरली दी जा सकती है। इनके लिए कोई भी मतलब दवाई वापस लेने नहीं आ सकते। मैक्सिमम 30 डेज़ तक ही नार्कोटिक्स दवाइयाँ ली जा सकती हैं, ठीक है। अब ये प्रिस्क्रिप्शंस जो होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ 5 दिन के लिए वैलिड होते हैं। एंड अगर उसके अंदर किसी भी तरह की काटापीटी होती है या फिर किसी भी तरह की ऐसे छेड़खानी उसके साथ करी गई है, ऐसा कुछ पता चलता है तो वो वाले प्रिस्क्रिप्शन जो है वो वैलिड नहीं होते हैं, ठीक है। तो यही हमारे पास में कुछ रूल्स थे आउट पेशेंट प्रिस्क्रिप्शन के लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है ऑटोमेटिक स्टॉप ऑर्डर। तो ऑटोमेटिक स्टॉप ऑर्डर जैसा कि इसके नाम से हम लोग को पता चल रहा है, इसका सिंपली ये मतलब है कि कोई भी दवाई जैसे एक पेशेंट को बहुत टाइम से दी जा रही है तो एक टाइम ऐसा आता है जिसके बाद में उस दवाई को ऑटोमेटिकली स्टॉप जो है वो कर दिया जाना चाहिए। एंड फार्मासिस्ट या नर्सेज के द्वारा एक टाइम के बाद में दवाइयों को अपने आप ही रोक दिया जाता है। अगर दोबारा से प्रिस्क्रिप्शन नहीं आता या फिर दोबारा से डॉक्टर नहीं कहते कि अब इतने टाइम के लिए और दवाई देनी है, तो अगर ऐसा नहीं होता तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में दवाइयों को देना रोक दिया जाता है, ठीक है। अब जनरली मेडिकेशन ऑर्डर्स मतलब ऐसे प्रिस्क्रिप्शन या फिर ऐसे जो फिजिशियंस के द्वारा ऑर्डर्स होते हैं जिनके अंदर नंबर ऑफ़ डोजेस कितने देने हैं या फिर नंबर ऑफ़ डेज़ कब तक दवाई देनी है, ये चीज़ मेंशन नहीं होती तो उन्हें एक टाइम के बाद में अपने आप स्टॉप जो है वो करना होता है, ठीक है। अब जो ऑटोमेटिक स्टॉप ऑर्डर जो है ये मेनली जैसे डेंजरस ड्रग्स जो होती हैं, मतलब ऐसी ड्रग्स जिनका एब्यूज़ हो सकता है, मिसयूज़ हो सकता है या फिर जो एडिक्टिव ड्रग्स होती हैं उनको
कहीं ना कहीं उनके एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करने के लिए जो है ऑटोमेटिक स्टॉप ऑर्डर जो है ये कुछ रेगुलेशंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब जो फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी है उन्होंने कुछ पॉलिसी सेट करी गई हैं डेंजरस ड्रग्स के लिए, जैसे सिडेटिव्स हो गए, हिप्नोटिक्स हो गए, नार्कोटिक्स हो गए, एंटीकोएगुलेंट्स हो गए, एंटीबायोटिक्स हो गए। ठीक है, ये सारी दवाइयाँ जो हैं ये 48 आवर्स के बाद में इन्हें अपने आप ही स्टॉप कर दिया जाता है। अगर दोबारा से डॉक्टर के द्वारा नहीं कहा जाता कि दोबारा दवाई देनी है नहीं देनी है, तो अगर ऐसा होता है तो ये वाली जितनी भी दवाइयाँ इन्हें 48 आवर्स के बाद में अपने आप ही स्टॉप कर दिया जाता है। तो यही जो है सिंपली हमारा ऑटोमेटिक स्टॉप ऑर्डर कहलाता है कि जो डेंजरस ड्रग्स हैं, ठीक है, अगर इन्हें मतलब जिस टाइम इन्हें प्रिस्क्राइब करा गया है तो उसके 48 आवर्स के बाद में अपने आप ये सारी की सारी दवाइयों को देना जो है वो रोक दिया जाता है। ये एक पॉलिसी फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी के द्वारा सेट करी गई है। अब जैसे कोई भी नार्कोटिक्स या फिर CNS एक्टिव ड्रग्स हमारे पास में है, ठीक है, तो इसके लिए एक ऐसी पॉलिसी है कि हर 24 घंटे के बाद में प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर जो है वो वापस से लिखना होता है। ठीक है, तो अगर वापस से प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर लिख दिया तो दवाइयाँ वापस पेशेंट को दी जाती है, अगर नहीं लिखा गया तो दवाइयाँ जो है वो वहीं के वहीं रोक दी जाती हैं। ठीक है, तो अब जो ये ऑटोमेटिक स्टॉप ऑर्डर वाले जो रूल्स हैं, जो पॉलिसीज़ हैं, जो कि फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी के द्वारा बनाई गई है, इंडिया के अंदर जनरली बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं होती है, बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं होती है। बहुत कम हॉस्पिटल्स है जहाँ पर ऑटोमेटिक स्टॉप ऑर्डर वाली जो पॉलिसी है वो फॉलो होती है, जैसे कि जसलोक हॉस्पिटल प्रेजेंट है मुंबई के अंदर, मेयो हॉस्पिटल है, क्रिश्चियन मेडिकल हॉस्पिटल है वेलोर के अंदर। ठीक है, इन्हीं हॉस्पिटल्स के अंदर जनरली क्या होता है कि ये ऑटोमेटिक स्टॉप ऑर्डर जो है ये फॉलो करा जाता है। ठीक है, तो या तो अगर प्रिस्क्रिप्शन के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि कितने डोज हम लोग को देने पेशेंट को या कितने दिन तक दवाई देनी है तो ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो एक टाइम के बाद में पर्टिकुलरली उस दवाई को स्टॉप कर दिया जाता है। यही हमारा सिंपली क्या है, ऑटोमेटिक स्टॉप ऑर्डर। अब नेक्स्ट हमारे पास में आता है रूल ऑफ फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी इन इमरजेंसी ड्रग लिस्ट प्रिपरेशन। तो इमरजेंसी ड्रग की लिस्ट जो प्रिपेयर करी जाती है उसके अंदर फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी का क्या रोल रहता है। तो जैसे हम लोग को पता है कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो उसके अंदर टाइमिंग जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जैसे किसी के अंदर किसी भी तरह की पॉइजनिंग हो गई, किसी ने कुछ गलत खा लिया या फिर सांप ने काट लिया, तो अगर टाइम से जहर बाहर निकाल दिया जाता है, वो भी एक इमरजेंसी सिचुएशन ही है, तो अगर टाइम से जहर बाहर निकाल दिया जाता है तो पेशेंट बच जाता है। तो उसी तरीके से क्या है कि इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर टाइमिंग जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो इसलिए प्रॉपर जो इमरजेंसी ड्रग्स के बॉक्सेस है वो प्रिपेयर करके हमें रखने चाहिए, जिससे कि जैसे कभी भी ज़रूरत पड़ी तो उसे इमरजेंसी के अंदर हैंड टू हैंड यूज़ करा जा सके। ठीक है, तो फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी जो है ये इमरजेंसी ड्रग लिस्ट को बनाने में हेल्प करती है कि क्या क्या चीज़ें जो है उस इमरजेंसी बॉक्स के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, तो जितने भी ड्रग्स या दूसरे सप्लाईज हैं जो कि इमरजेंसी बॉक्स के अंदर होने चाहिए वो सब कमेटी के द्वारा बैठ करके डिस्कस करे जाते हैं एंड देन एक लिस्ट बनाई जाती है और उसे इमरजेंसी किट के अंदर रखा जाता है। ठीक है, अभी इमरजेंसी बॉक्स के अंदर क्या क्या सामान रखा जाएगा, ठीक है, सबसे पहले उसे डिसाइड करा जाता है, फिर उसकी स्टॉकिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को दी जाती है एंड उसके बाद में प्रॉपर बॉक्सेस बना करके क्लिनिक के अंदर, इमरजेंसी वार्ड के अंदर, ठीक है, या फिर जो स्पेशल प्रोसीजर रूम होते हैं वहाँ पर सारी की सारी जगहों पर उनको इमरजेंसी बॉक्सेस को रख दिया जाता है। ठीक है, अब इमरजेंसी बॉक्सेस को वार्ड्स के अंदर रख दिया, उसके बाद में फार्मासिस्ट हो गए या फिर जो नर्सिंग सुपरवाइजर हो गए उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि वो टाइम टू टाइम बॉक्सेस को चेक करते रहे। ठीक है, अब फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी जो है हॉस्पिटल की, ये क्या करती है, इमरजेंसी ड्रग्स के बॉक्सेस को प्रिपेयर करती है। अब इमरजेंसी ड्रग लिस्ट जो है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमारे पास में होनी चाहिए, सबसे पहली चीज़ आती है सप्लाईज टू बी मेंटेन्ड इन इमरजेंसी बॉक्स। तो इमरजेंसी बॉक्स के अंदर क्या क्या सप्लाईज हम लोग को मेंटेन करनी होती है, तो कुछ अलग अलग टाइप की सिरिंजेस उसके अंदर होनी चाहिए, कुछ अलग अलग टाइप के नीडल्स होने चाहिए, फाइल्स होने चाहिए जिसकी मदद से एम्प्यूल को ब्रेक करा जा सके, बैंडेजेस होने चाहिए एंड एयरवेज इक्विपमेंट होने चाहिए। ठीक है, देन ड्रग्स जो कि इमरजेंसी बॉक्स के अंदर हमेशा प्रेजेंट होनी चाहिए, वो क्या क्या होंगी, तो ड्रग्स जो होती है इमरजेंसी बॉक्स के अंदर जो रखी जाती हैं वो फिजिशियन से कंसल्ट करने के बाद में रखी जाती है। ठीक है, एंड इसके अंदर कौन कौन सी ड्रग्स आती है, अमीनोफाइलिन आता है, अमाइल नाइट्राइड के ग्लास कैप्सूल आते हैं, इनहेलेशन के लिए एट्रोपिन सल्फेट आता है, कैफीन सोडियम बेंजोएट आता है, कैल्शियम ग्लूकोनेट आता है, डिजॉक्सिन आता है, डाइफिनाइल हाइड्रोटोइन सोडियम आता है, एपिनेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड आता है, हेपारिन आता है, हाइड्रोकॉर्टिसोन आता है, मैग्नीशियम सल्फेट इंजेक्शन आता है। ठीक है, ये कुछ दवाइयाँ हैं जो इमरजेंसी बॉक्स के अंदर रखी जाती है, बाकी हर हॉस्पिटल के अंदर थोड़ी बहुत चीज़ें जो है वो ऊपर नीचे हो सकती हैं। ठीक है, देन कुछ दूसरी इमरजेंसी सप्लाईज जो कि इमरजेंसी बॉक्स के अंदर होनी चाहिए वो क्या क्या होंगी, एक तो आता है रेसिसिटेशन कार्ड्स, देन आता है फ्लैबोटोमी सेट्स, देन ऑक्सीजन के इक्विपमेंट आते हैं, देन ट्रैक्योटोमी के सेट्स आते हैं, देन डेक्स्ट्रिन एंड उसकी ट्यूबिंग आती है, देन बर्न शीट्स आती है। ठीक है, तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो कि हमारे पास में इमरजेंसी ड्रग लिस्ट के अंदर
इन्वॉल्व रहती हैं। एंड इमरजेंसी के जो बॉक्सेस प्रिपेयर करे जाते हैं, इमरजेंसी किट्स जो प्रिपेयर करी जाती है उसके अंदर ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो रखी जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा फार्मेसी एंड थेरेपैटिक कमेटी वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कहीं भी कोई भी डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर नेक्स्ट वीडियो आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नोट्स जो है वो आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट perfectpharmacy.in पर मिलेंगे, आप वहाँ जाकर के चेक कर सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।